हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का कानपुर यूनिवर्सिटी CSJM यूनिवर्सिटी का 2022 का सोशियोलॉजी का पेपर 2 पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्कस करेंगे कि क्या इसका पेपर पैटर्न था, क्या क्वेश्चन आए थे एंड ऑल दैट। तो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 sections A, B and C. Carefully read the instructions of each section in solving the question paper. Candidates have to write their answers in the given answer copy only. No separate answer copy, B copy will be provided. तो ये जो पेपर है इसमें 3 सेक्शन है आपको, और सारे सेक्शन के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको पढ़ने हैं और कोई भी आपको B कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नाउ सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, जिसमें कि ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। जो भी सारे क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट जो है उसमें आपसे पूछा है घुरिये के अनुसार जाति का भविष्य क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू घुरिये। तो घुरिये के अकॉर्डिंग कास्ट उन्होंने क्या बताया है, ये चीज़ें आपको बतानी है और उसके अकॉर्डिंग उनका फ्यूचर क्या है। घुरिये ने बहुत डिटेल स्टडी करी थी कास्ट की, और उन्होंने उसकी सेगमेंटल डिवीजन और ऑक्यूपेशन एंड फूड के लिए रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल स्टडी की थी। इसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि जो घुरिये थे आपके फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। तो इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी से जानते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसका फ्यूचर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, वो आपसे पूछा है हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रॉस कजिन मैरिज हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय ड्यूमो। तो ड्यूमो जो थे आपके लुई डोमो ने जो क्रॉस कज़न मैरिज थी उनको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है, ये आपको बताना है। ड्यूमो के अकॉर्डिंग आपको विलिंग सहोदर विवाह जो थे उसके कितने फॉर्म्स उन्होंने बताए हैं, ये बताना है। इसमें उन्होंने बाईलेटरल, मैट्रीलेटरल एंड पेट्रीलेटरल क्रॉस कज़न मैरिज बताया था। 3 टाइप ऑफ मैरिज थी, बाईलेटरल, मैट्रीलेटरल एंड पेट्रीलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। तो व्हाट आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कल्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्सप्लेन मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद को बताना है। भौतिकवाद क्या होता है ये बताना है। तो ये जो भौतिकवाद था इसको कार्ल मार्क्स जो थे वो 2 कैटेगरी में बता रहे थे। एक उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात की थी और एक उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की थी। तो बेसिकली मटेरियलिज्म क्या है, भौतिकवाद क्या है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या जाति एक बंद वर्ग है। इस कास्ट इज़ अ क्लोज क्लास। जाति जो है बंद वर्ग है, ये जो स्टेटमेंट था कास्ट इज़ अ क्लोज क्लास, ये मजूमदार और मदान ने दिया था। उनका कहना ये था कि कास्ट होती है वो एक तरीके से क्लोज्ड ग्रुप है या क्लोज्ड क्लास होती है। क्लास जो है उसमें आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। कोई लोअर क्लास वाला भी हायर क्लास में पहुंच सकता है अगर वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और उसकी अर्निंग अच्छी होगी तो वो मिडिल से हायर तक पहुंच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अंबानी को ले सकते हैं कि जो अंबानी के फादर थे वो उतने रिच नहीं थे, बट उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आफ्टर सो मच स्ट्रगल वो आप हायर क्लास में, एलीट क्लास में है। बट जो कास्ट होती है वो बाय बर्थ आपको मिलती है, वो एक क्लोज सिस्टम है। उसमें ऐसा नहीं है आज आपकी कास्ट ये है आप उसके लिए स्ट्रगल कर लेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। बट ये एक तरीके से सोसाइटी में क्लोज्ड ग्रुप है। ये आपको बाय बर्थ जो जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है वो आपकी लाइफ टाइम तक वही रहती है। अब एक्सेप्शंस हर जगह है, हमें भी आप किसी दूसरे रिलीजन में या दूसरे कास्ट में मैरिज करते हैं तो वो चेंज हो जाए, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट सिंपली जो हमारे यहाँ पैटर्न है ये कास्ट जो है वो क्लोज क्लास है। इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कास्ट क्लोज क्लास है तो कैसे है, क्या है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है
प्रभु जाति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोमिनेंट कास्ट। सो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट आपका जो थ्योरी है संस्कृताइजेशन की, जो कि एस.सी. दुबे ने दी थी, सॉरी, जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो उसमें उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात की थी। तो डोमिनेंट कास्ट जो है वो बेसिकली जो भी किसी एरिया में जो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं और जिनके पास पावर मनी ज़्यादा होता है, वो उस एरिया की डोमिनेंट कास्ट होती है। वो नंबर्स में भी ज़्यादा होती है और उनके पास पैसा और पावर भी ज़्यादा होता है, वो उस एरिया की डोमिनेंट कास्ट होती है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आपको ये बताना है कि डोमिनेंट कास्ट किस एरिया में क्या है, तो ये बताएंगे आप, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिकीकरण पर प्रोफेसर एस.सी. दुबे के विचार स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में एस.सी. दुबे था, इसलिए मुझे डोमिनेंट का एस.सी. दुबे मैंने बोल दिया, बट डोमिनेंट कास्ट जो है वो आपकी एम.एन. श्रीनिवास, उनका कंसेप्ट है। तो डिस्क्राइब द व्यूज़ ऑफ प्रोफेसर एस.सी. दुबे ऑन मॉडर्नाइजेशन। तो जो एस.सी. दुबे थे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत काम किया था, तो उनके व्यूज़ आपको बताने हैं। उन्होंने उनकी बुक थी, उन्होंने काफ़ी काम किया था मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो उनके क्या व्यूज़ हैं मॉडर्नाइजेशन पे वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लाइफ। सो ग्रामीण जीवन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करनी है। तो रूरल लाइफ जो है उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन है, जैसे कि आप बता सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा होमोजेनिटी होती है, जैसे सिटी में है हेट्रोजेनिटी होती है। यहाँ आपको रूरल लाइफ में एग्रीकल्चर मेन बिजनेस होता है और काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल अलग है। इस तरीके से वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके की रूरल लाइफ की आप एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता सकते हैं। इस पर आप डायग्राम भी ड्रॉ करके बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वो किया और उसका एक फ्लो चार्ट वाला डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण जो है, इसका अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो पश्चिमीकरण अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो भी वेस्टर्न कल्चर जो है, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति थी उसका जो इफ़ेक्ट आया है वो उसके बारे में बात करते हैं पश्चिमीकरण में, वेस्टर्न कल्चर के इफ़ेक्ट की। ये इसके बारे में बात की थी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो आप इसमें ये बता देंगे वेस्टर्नाइजेशन का इफ़ेक्ट और उसका जो मीनिंग वगैरह है उसके बारे में कि क्या होता है। सो आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आता है नाउ वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस, बट आपको इसमें से एक अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये देखना है कि थोड़ा कम टाइम देना है और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट नोट और हार्डली 1 पेज में आपको उसको कंप्लीट करना है डिटेलिंग करके। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे और ऐसा क्वेश्चन आप लीजिए जो आपको बहुत अच्छा आ रहा हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता हो और जिसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन का आंसर कर पाए, तो वो क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है कि डीपी मुखर्जी की सामाजिक विचारधारा की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द सोशल थॉट ऑफ डीपी मुखर्जी। तो डीपी मुखर्जी के सोशल थॉट्स में क्या क्या चीज़ें थी, उन्होंने क्या किस बारे में बात की, उन्होंने क्या काम किया, ये आपको इसमें बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ए.आर. देसाई का मैक्सिकन पर्सपेक्टिव। ए.आर. देसाई का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। एक्सप्लेन द ए.आर. देसाईज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। सो जो बेसिकली ए.आर. देसाई थे वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के थे, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्स का जो पर्सपेक्टिव था यानी कि परिप्रेक्ष्य जो उन्होंने अपनी स्टडीज़ में यूज़ किया वो कन्फ्लिक्ट था। तो मैक्सिकन पर्सपेक्टिव के ही हैं आपके ए.आर. देसाई। उन्होंने जो स्टडी अपनी की थी वो मैक्सिकन पर्सपेक्टिव से की थी। तो उन्होंने क्या काम किया है इसके बारे में आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्सप्लेन मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन विमेन। जो इंडियन विमेंस हैं उनकी आपको मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या लग रही हैं वो आपको बतानी है। तो भारतीय महिलाओं की कुछ प्रमुख समस्याओं की व्याख्या करनी है कि जो इंडियन विमेंस हैं उनको क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वर्किंग एरिया में या घर पे, जो भी राइट्स को लेके या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पॉइंट्स में और थोड़ा डिटेल करके उनको बताना है, उनकी मेन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घुरिए का भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। जो घुरिए का पर्सपेक्टिव था, अभी हमने बात की जो एहर देसाई थे वो मैक्सिकन पर्सपेक्टिव के थे, मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव पूछा था। अभी यहाँ से आपको जीएस घुरिए, जिनका कि हमने शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन देखा था, जीएस घुरिए के कास्ट पे व्यूज़ पूछे गए थे, बट अभी उनका पूछा है कि उनका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या था। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हिंदी में कहते हैं भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। कि भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, तो अकॉर्डिंग टू घुरिए भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या था। सिंपल सा अगर हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको कहता है कि इन घुरिए का कहना यह था, दो तरीके के व्यूज़ होते हैं अगर हम सिंपली देखते हैं, तो एक होता है बुक व्यू और एक होता है फील्ड व्यू। कुछ लोग फील्ड वर्क करके अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, स्टडीज़ की बात करते हैं, इस तरह से उन्होंने स्टडी की है, फील्ड पे जाके काम करने की बात करते हैं। और कुछ लोगों ने जो बुक्स हैं उनकी स्टडी की। तो इंडोलॉजिकल में बेसिकली जो इंडिया के घुरिए का कहना था कि जो इंडिया के कल्चर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इंडिया की जो भी कल्चर की डिटेल बुक्स हैं, जैसे कि अगर हम डिटेल बुक्स की बात करते हैं, वो आपके पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये जो बुक्स हैं अगर हम उनकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं तो हम इंडिया का कल्चर समझ सकते हैं। तो इंडोलॉजिक जो है वो बेसिकली उसी की बात करती है। हम इंडिया का कल्चर की स्टडी करनी है तो हमें बुक्स पे ध्यान देना होगा और बुक्स को पढ़ के उन्होंने अपनी थ्योरीज भी दी। अब नाउ वी हैव सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में वही सेम पैटर्न है आपका बी वाला। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे बट आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये बहुत अच्छी चॉइस है आपके पास कि आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से एक अटैम्प्ट करना है। तो उसमें से आपको जो बेस्ट आंसर आ रहा हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे पता है, तो वो ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। सो अभी आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्कस द थॉट्स ऑफ एन.के. बोस अबाउट द सिविलाइजेशन व्यू। तो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में एन.के. बोस के विचारों का विवेचन करना है। तो जो एन.के. बोस थे बेसिकली वो उनका जो पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने अपनी स्टडी में यूज़ किया था वो सिविलाइजेशन वाला था। तो उन्हीं के थॉट्स के बारे में आपको बताना है, एन.के. बोस की सिविलाइजेशन के जो थॉट्स थे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो पर्सपेक्टिव की बात आती है तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो था सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव, यानी कि दलितों द्वार परिप्रेक्ष्य। उन्होंने दलित्स के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने दलित्स के, इवन वो खुद ही एक ऐसी कास्ट को बिलोंग करते थे, उस जो कि शेड्यूल कास्ट आप जानते हैं उसको वो बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हीं प्रॉब्लम से उन्होंने बहुत सफ़र किया था, इसलिए उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया था। तो उनका जो बेसिकली पर्सपेक्टिव था वो सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव था। तो उनकी फ़िलॉसफी क्या थी, क्या चीज़ें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें काम किया उन्होंने, उसके बारे में, उनकी फ़िलॉसफी, उनका दर्शन क्या था उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द मेजर लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। तो जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसकी लिमिटेशन क्या है। ये जो पर्सपेक्टिव था आपका, अभी हमने बात की एम.एन. श्रीनिवास की, अभी हमने बात की एस.सी. दुबे की, इनकी क्वेश्चंस आपने देखे शॉर्ट में, डोमिनेंट कास्ट और एस.सी. दुबे के पर्सपेक्टिव मॉडर्नाइजेशन पे। तो इनका जो बेसिकली पर्सपेक्टिव था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव से इन्होंने काम किया था। तो उस पर्सपेक्टिव में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या आपको सीमाएं उसकी हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं, उनके बारे में आपको बताना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में।
तो ये आप बताएंगे और आप ये भी बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि इन थिंकर ने इस पर्सपेक्टिव से काम किया है, थिंकर ने इस पर्सपेक्टिव से काम किया है, थोड़ा डिटेलिंग ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का और आपके पेपर का भी। एक्सप्लेन सबल्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ डेविड हार्डिमैन। सो डेविड हार्डिमैन का जो अधीनस्थ या फिर दलितों द्वार परिप्रेक्ष्य आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो आपके सबल्टर्न पर्सपेक्टिव के थे, वहीं पे ही आपके जो डेविड हार्डिमैन है उनका भी सबल्टर्न पर्सपेक्टिव था। उन्होंने भी जो अपनी स्टडीज़ की थी, जो भी उन्होंने काम किया, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से किया था। अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं उसको और हिंदी में दलितों द्वार परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। तो उनका पर्सपेक्टिव बेसिकली होता है आपका, आप कह सकते हो देखने का एक नज़रिया। जैसे कि एक सोसाइटी की जब स्टडी की बात होती है तो सोशोलॉजिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से उसकी स्टडी करता है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। बट अगर हिस्टोरियन की बात आती है तो वो उसको उस पर्सपेक्टिव से देखता है। तो देखने का एक नज़रिया होता है पर्सपेक्टिव। तो जो डेविड हार्डिमैन थे उनका जो परिप्रेक्ष्य था वो कौन सा था? सबल्टर्न। सबल्टर्न मैंने अभी आपको बताया कि जब बात आती है सबल्टर्न स्टडीज़ की तो वो जितनी भी आपकी जो भी दलित लोग हैं उनके लिए काम की बात आती है, उनके उत्थान का ये बात की जाती है। इन्होंने देवी मूवमेंट वगैरह पे काम किया था डेविड हार्डिमैन ने। तो ये भी आपके सबल्टर्न पर्सपेक्टिव के हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस थे इस पेपर में आपसे पूछे गए इंडियन पर्सपेक्टिव के हैं, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के। पेपर का ही नाम है पर्सपेक्टिव और इंडियन सोसाइटी, तो आपको पर्सपेक्टिव ज़्यादा ही पूछेगा। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये थिंकर इम्पॉर्टेंट थे। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, मतलब कई बार आपसे किसी थिंकर का कुछ पूछा है तो फिर उसी थिंकर का कुछ और कोई थ्योरी पूछ ली। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट कास्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये M.N. श्रीनिवास का है, तो मे बी उनका ही वही संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट आपसे पूछ ले। वेस्टर्नाइजेशन आपसे पूछ ला है तो मॉडर्नाइजेशन आपसे पूछ ले। तो इस तरह के जो भी मतलब आसपास के और भी इससे रिलेटेड आपको कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसी थिंकर की दूसरी थ्योरीज भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ड्यूमो की बुक थी होमो हायरार्कीज, जो मैंने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्होंने अलायंस थ्योरी की बात की, तो आप वो चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। जो भी थिंकर्स आपके सिलेबस में है ऑलमोस्ट सबसे कुछ क्वेश्चंस थे और सारी यूनिट से क्वेश्चंस थे, आपने देखा होगा। तो आई होप आपको पेपर का पैटर्न और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कुछ समझ आया होगा। ये पेपर था आपका MA का सेमेस्टर 1 का, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर था, जो कि CSGM यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और अभी आपको पता है कि अभी NAC का एग्रीगेशन हुआ है जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला है। तो अभी कानपुर यूनिवर्सिटी हमारी A++ ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी हो गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड सोशियोलॉजी को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।